हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल, इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी बाय जीसी लियोंग की हम लोग बात कर रहे हैं। चैप्टर 21 में हम लोग हैं, जो वार्म टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट के बारे में बात कर रहा है, जिसको चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट भी कहते हैं। और इसके और भी कुछ नाम है, या मैं कहूँगा कि इस रीजन के हिसाब से अलग अलग नाम है, जैसे गल्फ टाइप है, नेटाल टाइप है ना। वो सब चीज़ें हम देख चुके हैं। हम देख चुके हैं कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन हमने देख लिया, क्लाइमेट के बारे में समझ लिया। और पिछले पार्ट में हम लोगों ने नेचुरल वेजिटेशन भी समझा था, और इकोनॉमिक एक्टिविटी में ये भी समझा था कि जो साउथ ईस्टर्न चाइना में, या फिर जिसको मॉनसून चाइना बोलते हैं, वहाँ पर जो पैडी की कल्टीवेशन यानी कि जो धान की खेती हो रही है, वो भी हमने देखी। तो अब हम जो दो तरीके के क्लाइमेट हमारे और बचे हुए हैं, दैट इज एक है गल्फ टाइप और दूसरा है नटाल टाइप। उनमें देखेंगे कि किस तरीके की हमारी जो फार्मिंग है या इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है वो हो रही है। तो चलिए देखते हैं और वहीं पर इसको पढ़ते हैं। देखिए, एग्रीकल्चर इन द गल्फ स्टेट्स मतलब वही जो गल्फ टाइप ऑफ क्लाइमेट है वहां पर। एग्रीकल्चर इन द गल्फ स्टेट्स ऑफ अमेरिका डिफर फ्रॉम दैट ऑफ द मॉनसून चाइना, दो दे हैव अ सिमिलर क्लाइमेट, है ना। दोनों का क्लाइमेट लगभग सिमिलर है, सेम नहीं है, ठीक है। सेम होना मतलब एक जैसा है, मतलब एक ही है, और सिमिलर मतलब एक जैसा है कि थोड़ा बहुत उनमें आपस में समानताएं हैं। बोला ये जा रहा है कि दोनों जगह का जो क्लाइमेट है वो लगभग एक जैसा है, समान है, लेकिन फिर भी एग्रीकल्चर जो है वो दोनों जगह का अलग है। पहली बात तो यह है कि हमने देखा था कि चाइना में क्या है, पॉपुलेशन का जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा है ना। यहाँ पर क्या है कि पॉपुलेशन का प्रेशर उतना ज़्यादा नहीं है। देयर इज लैक ऑफ पॉपुलेशन प्रेशर एंड द अर्ज टू एक्सपोर्ट मेक राइस कल्टिवेशन अ रिलेटिवली अनइम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन। मतलब एक तो पॉपुलेशन प्रेशर नहीं है, और दूसरा चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करने की एक जो इच्छा है, जो चाह है, वो भी नहीं है। तो इस वजह से क्या है कि राइस कल्टीवेशन यहाँ पर रिलेटिवली अनइम्पॉर्टेंट हो जाएगा, कि मतलब यहाँ पर अब धान की फसल जो है हम नहीं उगाएंगे। ये बात पहली चीज़ क्लियर हो गई। इसलिए लिखा गया है कि ये बहुत ही फ्यू एरियाज में, जो साउथ कोस्ट लैंड ऑफ मिसिसिपी डेल्टा है, वहाँ पर सिर्फ क्या होता है, राइस की कल्टिवेशन होती है। अमेरिकन्स जो है दे आर ब्रेड ईटर्स। ब्रेड ईटर्स मतलब वो ब्रेड खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, राइस वगैरह ज़्यादा वो नहीं करते हैं। तो वन कैन वेल इमेजिन हाउ इनसिग्निफिकेंट इज राइस इन द इकोनॉमी ऑफ गल्फ स्टेट्स। तो इसीलिए हम ये समझ सकते हैं कि गल्फ स्टेट जो है वहाँ पर राइस का, उनकी इकोनॉमी में राइस का कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप्स जो वहाँ पर देखने को मिलेंगी वो है कॉर्न यानी कि मक्का, कॉटन यानी कि कपास, और टोबैको यानी कि तंबाकू। तो इन्हीं के बारे में एक करके अब हम लोग देखते हैं। सबसे पहले अगर कॉर्न की बात कर लें तो द चीफ फूड क्रॉप रेज्ड इज इनफैक्ट कॉर्न और मेज, यानी कि सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर फसल उगाई जा रही है वो है मेज की। मेज मतलब मक्का, या जिसको भुट्टा बोलते हैं वो। ह्यूमिड एयर, द सनी समर एंड हैवी शावर्स सूट द क्रॉप वेल, यानी कि इस फसल को उगाने के लिए, या इस फसल को, मक्के की फसल को उगने के लिए क्या चाहिए, एक तो हवा में थोड़ा सा ह्यूमिड होना चाहिए, नमी होनी चाहिए, समर में गर्मी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा धूप पड़नी चाहिए, सनी होना चाहिए, और हैवी शावर्स यानी कि बारिश काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए। इट इज़ ग्रोन राइट फ्रॉम द गल्फ कोस्ट टू द मिड वेस्ट साउथ ऑफ द ग्रेट लेक्स। ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, यूएसए में जो ग्रेट लेक्स हैं उसके कोस्ट तक पाया जाता है, और गल्फ कोस्ट से ही ये स्टार्टिंग हो जाती है। विद द ग्रेटेस्ट कंसंट्रेशन, यानी कि सबसे ज़्यादा जहाँ पर उगेगा वो है कॉर्न बेल्ट, नेब्रास्का, आयोवा, इंडियाना एंड ओहायो। यहाँ पर जो कॉर्न बेल्ट है वहाँ पर इसकी सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन देखने को मिलती है। इस रीजन में अकाउंट्स फॉर मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड प्रोडक्शन ऑफ कॉर्न, बट ओनली 3% ऑफ द वर्ल्ड्स एक्सपोर्ट। यानी कि यहाँ पर जो प्रोडक्शन हो रहा है, अगर हम पूरे के पूरे वर्ल्ड के प्रोडक्शन देख लें कॉर्न का, तो उसमें उससे कंपैरिजन में आधा यानी कि 50% तो इसी रीजन में हो रहा है, लेकिन एक्सपोर्ट बहुत कम है। एक्सपोर्ट सिर्फ 3% ही हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं ऐसा क्यों है, क्योंकि कॉर्न का यूज़, कंजम्पशन जो है वो वहाँ पर लोकल कंजम्पशन काफ़ी ज़्यादा है। ये चीज़ यहाँ पर लिखी गई है कि दिस इज बिकॉज मोस्ट ऑफ द कॉर्न इज यूज्ड फॉर फैटनिंग एनिमल्स। वो एनिमल्स को खिलाने के काम आता है। एनिमल्स उनको खाते हैं, मोस्टली कैटल हो गए, पिग्स हो गए, ये उनको खाते हैं। और इसमें एक चीज़ और भी बड़े मज़े की है कि मैनी फार्मर्स डू नॉट हार्वेस्ट द कॉर्न, मतलब मक्के की फसल को उन्होंने उगाया, वो उस फसल को काटते नहीं है। वो क्या करते हैं, फसल उग रही है तो वहीं पर वो अपने खेतों में कैटल्स और पिग्स को जो है छोड़ देते हैं, ताकि वही उसको क्या करे, जो फसल खड़ी है उसको वो खा ले। तो इससे दो फायदे होंगे, एक तो जो कैटल या पिग वगैरह है उनको खाना मिल गया, और दूसरी चीज़ ये है कि वो किसान को
या फार्मर को जो हार्वेस्टिंग वगैरह का काम है, जो उसमें लेबर लगेगी, पैसा लगेगा, वो उसका बच गया। अब ये जो फैटेंड एनिमल्स हैं दे आर देन सोल्ड टू द मीट प्लांट्स। इनको शिकागो और सिंसिनाटी में जो मीट प्लांट्स हैं वहां पर इनको बेचा जाता है, ताकि वहां पर इनका स्लॉटर होगा एंड दे आर प्रोसेस्ड इनटू कॉर्न्ड बीफ और फ्रोजन और चिल्ड बीफ, है ना, इस तरीके का इनका जो बीफ वगैरह है फिर वहां पर वो बनेगा। वेरी लिटिल कॉर्न इज कंज्यूम्ड एज अ स्टेपल फूड इन अमेरिका, दो द सीरियल ओरिजिनेटेड इन अमेरिका इज द फूड क्रॉप ऑफ द नेटिव इंडियन पीपल। यानी कि यहाँ पर जो ह्यूमन कंजम्पशन है वो कम है ना। एक्सपोर्ट कम इसलिए हो रहा है क्योंकि ये एनिमल्स वगैरह को ज्यादा खिला रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि अगर हम कॉर्न को एक्सपोर्ट करेंगे तो हो सकता है कि हमें उतना ज्यादा इकोनॉमिक बेनिफिट्स ना मिले, लेकिन वही कॉर्न अगर हमारे एनिमल खाएंगे, कैटल्स खाएंगे, पिग्स खाएंगे, और उनका उसके बाद अगर हम बीफ को प्रोसेस करके अगर वो हम बेचेंगे तो वो हमारा जो है फिर एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा उससे बढ़ जाएगा और उससे हमारा इकोनॉमिक बेनिफिट जो है वो बहुत ज़्यादा रहेंगे, है ना। और यही चीज़ यहाँ पर लिखी गई है कि स्टेपल फूड ये नहीं है, तो इसको बहुत ज़्यादा वहाँ पर कंज्यूम ह्यूमंस द्वारा नहीं किया जाता। अपार्ट फ्रॉम इट्स ईज ऑफ कल्टिवेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ सॉइल, क्लाइमेटिक एंड लेबर रिक्वायरमेंट्स, कॉर्न्स मोस्ट आउटस्टैंडिंग फीचर इज इट्स प्रोलिफेरिक यील्ड। इसकी जो यील्ड है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब यहाँ पर इसको उगाना तो आसान है ही क्योंकि मिट्टी भी अच्छी है, क्लाइमेटिक और लेबर रिक्वायरमेंट भी है, क्लाइमेटिक कंडीशंस भी अच्छी हैं, लेबर भी आसानी से मिल जा रही है, लेकिन इसकी जो यील्ड है वो बहुत बढ़िया होती है। तो ये भी इसका एक मोस्ट आउटस्टैंडिंग फीचर देखने को मिलता है। इट गिव्स ऑलमोस्ट ट्वाइस एज मच फूड मेनली स्टार्च पर एकड़ एज व्हीट और अदर सीरियल्स। यानी कि जितना हमें स्टार्च या फूड किसी भी खेत से मिलेगा, पर एकड़ ऑफ लैंड से मिलेगा, व्हीट से या किसी और सीरियल क्रॉप से, उसके मुकाबले मक्के से या कॉर्न से हमें कितना मिलता है, लगभग दुगना, डबल। दिस एक्सप्लेन्स व्हाई इट इज सो वाइडली कल्टिवेटेड इन बोथ दी वार्म टेम्परेट एंड द ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स। इसीलिए इसी चीज से हम इसको समझ सकते हैं कि वार्म टेम्परेट रीजन में और ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स में मक्का, कॉर्न या मेज जो है वो इतना ज्यादा क्यों उगाया जाता है। इसके बाद दूसरी जो क्रॉप है इंपॉर्टेंट वो है कॉटन यानी कि कपास। ऑफ द कैश क्रॉप ग्रोन इन द गल्फ स्टेट्स नन इज कंपेरेबल विद कॉटन। यानी कि जितनी भी कैश क्रॉप्स यहां पर उगाई जाती है, कॉटन का किसी से कोई मुकाबला नहीं है, कॉटन जो है वो सबसे आगे है। इन द डीप साउथ द फाइबर इज सो वाइटल टू द इकोनॉमिक वेलबींग ऑफ द साउदर्नर्स दैट कॉटन इज किंग। यानी कि कपास को वहां पर क्या माना गया है, राजा माना गया है। इट शेप्स द डेस्टिनी ऑफ द सदर्न स्टेट्स। सदर्न स्टेट्स की जो डेस्टिनी है उसको शेप करने का काम कौन कर रहा है, कॉटन, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी में इसका बहुत बड़ा रोल है। बीइंग डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ट्रेड, प्रॉस्पेरिटी एंड पॉलिटिक्स, है ना, उनका जो ट्रेड है, उनकी जो प्रॉस्पेरिटी है, जो उनकी पॉलिटिक्स है, वो पूरी की पूरी किस पर निर्भर है, कॉटन के ऊपर। इन द अर्ली डेज ऑफ अमेरिका मिलियंस ऑफ निग्रोज वर ब्रॉट फ्रॉम अफ्रीका एज साल्व लेबर। ये साल्व लेबर नहीं है, इट शुड बी स्लेव लेबर, है ना, यानी कि उसको वो वहां से बंदी बना के ले गए थे कॉटन प्लांटेशन के लिए। आपने ये चीज पढ़ी भी होगी पहले कि अमेरिका में पहले क्या हुआ था, बहुत पहले की बात है, आई थिंक 18th सेंचुरी में अफ्रीका से काफी सारे लोगों को बंदी बना के ले जाया गया था और अपने वहां की जो प्लांटेशन एग्रीकल्चर होती है वहां पर उनको एज अ लेबर काम कराया गया था। वही है ये स्लेव लेबर। क्योंकि और क्यों लेके गए, क्योंकि वहां का क्लाइमेट जो था वो गर्म था व्हाइट सेटलर्स के लिए। व्हाइट सेटलर्स मतलब जो अमेरिका के इंडिजीनियस लोग थे, जो वहां के लोकल पीपल थे, वो कॉटन को खुद हार्वेस्ट नहीं कर सकते थे, क्योंकि कॉटन बेसिकली क्या है, अगर आपने कॉटन देखा होगा तो उसको फूल की तरह चुनना पड़ता है ना, तो फूल की तरह वो अलग अलग उसको नहीं चुन सकते थे क्योंकि उनको उनसे गर्मी नहीं सहन होती थी। तो इसलिए वो क्या करके ले गए, अफ्रीका के जो निग्रोज वगैरह थे उनको ले गए और स्लेव बना के उनको काम कराया। हालांकि स्लेवरी जो है वो 19th सेंचुरी में अबॉलिश हो गई, लेकिन जो निग्रोज हैं वो आज भी काफ़ी पुअर हैं, गरीब हैं और अंडर प्रिविलेज्ड है। उनको मतलब उनके जो हक वगैरह है वो नहीं मिल रहे। दिस इज द कॉज ऑफ द प्रेजेंट प्रॉब्लम्स बिटवीन द ब्लैक्स एंड द व्हाइट्स इन द अमेरिका। आपने अमेरिका में भी देखा होगा कि दो प्रकार की प्रजातियां हैं, है ना, रेसेस हैं। एक आपको दिखेंगे व्हाइट्स और एक है ब्लैक्स। तो ब्लैक्स जो है वो जनरली यही वाले हैं जो उस समय वहां ले जाए गए थे और उसके बाद फिर उन्हीं की जनरेशन आगे बढ़ रही हैं, तो दे आर द ब्लैक अमेरिकन्स। जो गल्फ टाइप ऑफ क्लाइमेट है इज अनडाउटेडली द बेस्ट फॉर कॉटन ग्रोइंग। कॉटन को उगाने के लिए, कपास को उगाने के लिए जो गल्फ टाइप का क्लाइमेट है वो सबसे बढ़िया है। वहां पर लॉन्ग हॉट ग्रोइंग सीजन है विद 200 डेज फ्रॉस्ट फ्री। कॉटन को उगाने के लिए सबसे बड़ी जो कंडीशन है वो यही है कि कम से कम 200 दिन फ्रॉस्ट नहीं पड़नी चाहिए, फ्रॉस्ट फ्री होना चाहिए। एंड अ मॉडरेटली हाई टेम्परेचर ऑफ अबाउट 75 डिग्री फ़ारेनहाइट
परमिट्स द क्रॉप टू ग्रो स्लोली एंड मैच्योर विद इन 6 months। यानी कि वहां पर एक तो क्या है कि जो ग्रोइंग सीजन है वो काफी गर्म है, लंबा है, ठीक है, लंबा होता है क्योंकि 6 महीने के आसपास इसको चाहिए। और दूसरी चीज ये है कि 200 दिन फ्रॉस्ट फ्री होते हैं तो क्रॉप जो है वो आराम से उग सकती है धीमे धीमे और 6 महीने में वो मैच्योर हो जाती है। लाइक मोस्ट फाइबर्स, कॉटन लाइक एम्पल रेन एंड एन एनुअल प्रेसिपिटेशन ऑफ अराउंड 40 इंचेस इज असेंशियल, है ना। और फाइबर्स की तरह जैसे जूट वगैरह है या और कोई भी फाइबर है, तो उसी की तरह कॉटन को भी जो है काफी ज्यादा बारिश की जरूरत पड़ती है और 40 इंच की एनुअल रेनफॉल तो इसको चाहिए। इनफैक्ट एन एडिक्वेट मॉइस्चर सप्लाई कमिंग फ्रॉम फ्रीक्वेंट लाइट शावर्स विद ब्राइट सनशाइन बिटवीन देम गिव्स द हाईएस्ट यील्ड। यानी कि इसकी जो पैदावार है वो सबसे ज्यादा कब होगी, यानी कि बीच बीच में थोड़ा बहुत लाइट शावर्स, मतलब बहुत ज्यादा बारिश नहीं, हल्की हल्की बारिश होते रहे और उसके बाद बीच बीच में फिर धूप आती रहे, ब्राइट सनशाइन होती रहे। तो ऐसा अगर वेदर होगा तो क्या होगा, यील्ड जो है वो काफी बढ़िया होगी, पैदावार जो है वो बहुत अच्छी होगी। फाइन क्वालिटी कॉटन ऑल्सो कम्स फ्रॉम इरिगेटेड फील्ड्स इन द ड्रायर वेस्ट प्रोवाइडेड सफिशिएंट वाटर इज सप्लाई ड्यूरिंग द ग्रोइंग सीजन। यानी कि सिर्फ और सिर्फ ये ईस्टर्न पार्ट जो है वहां पर कॉटन नहीं हो रही है, जो इसकी वेस्ट साइड है वहां पर भी देखने को मिलेगी, लेकिन शर्त है कि जिस समय इसको उगाया जा रहा है, जो ग्रोइंग सीजन है, उस समय सफिशिएंट वाटर उसमें अवेलेबल हो, तब जाके वो चीज हो सकती है। इसलिए जो कॉटन बेल्ट है इज दस लिमिटेड बाय द 20 इंच आइसो हाइट। आइसो हाइट क्या होता है मैंने आपको बताया है। आइसो हाइट इज अ लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स हैविंग सेम रेनफॉल। यानी कि अगर ऐसे सारे के सारे जगहों को हम जोड़ें, है ना, एक अलग अलग पॉइंट बनेंगे ऐसे सारे जगहों को जहां पर सेम रेनफॉल होता है, बराबर बारिश होती है, अलग अलग पॉइंट्स होंगे, उन पॉइंट्स को अगर हम जोड़ेंगे तो जो हमारी लाइन बनती है दैट इज नोन एज आइसो हाइट। यानी कि 20 इंच की बारिश तो इसके लिए कम से कम होनी ही चाहिए वेस्ट में, वहीं पर आपको बेसिकली कॉटन देखने को मिलेगा। तो जो कॉटन की बेल्ट है वो यहां तक सीमित है। और नॉर्थ में अगर हम बात कर लें तो आइसोथर्म यानी कि जो टेम्परेचर है, सेम टेम्परेचर वाली प्लेसेस है, वो लगभग 77 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास होना चाहिए। और उसमें भी एक कंडीशन जो इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताई वो यही है कि एटलीस्ट 20 डेज विदाउट फ्रॉस्ट, यानी कि 200 दिन, साल में 200 दिन जो है वो फ्रॉस्ट नहीं होना चाहिए। इन द वेरी साउथ, इन द गल्फ लैंड्स, द हैवी रेनफॉल डैमेजेस द लिंट। लिंट मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं ना, कॉटन का जो सीड वगैरह होता है उसके बाहर से कुछ हेयरी स्ट्रक्चर वगैरह टाइप होता है, वो है। तो साउथ में क्या है कि बहुत ज्यादा बारिश अगर हो जाए तो वो उससे वो चीज खराब हो जाती है। तो दिस एरिया इज देयरफॉर लेस सूटेबल फॉर कॉटन। इसीलिए साउथ में जो एरिया है वहां पर बारिश कम होती है। साउथ का मतलब है आप सदर्न हेमिस्फीयर में नहीं चले जाएंगे, ठीक है। साउथ का मतलब है जो गल्फ वाला एरिया है उसके साउथ में, वहां पर थोड़ा ज्यादा बारिश होती है, इस वजह से वहां पर ज्यादा कॉटन नहीं होगी। एंड इट इज डिवोटेड टू सिट्रस फ्रूट्स। वहां पर जो सिट्रस फ्रूट्स या खट्टे फल है वो देखने को मिलेंगे। केन शुगर, गन्ने की खेती होगी, गार्डन मार्केट गार्डनिंग होगी जैसे कि फ्लोरिडा वगैरह में। Commercial cultivation of cotton is now concentrated only in the most favorable areas, which are the Mississippi floodplains, the clayey Atlantic coast of Georgia and South Carolina, the black prairies of Texas and red prairies of Oklahoma. सिर्फ इन्हीं एरियाज में जो है अब कॉटन की आपको कल्टीवेशन देखने को मिलेगी। अगर आप इसको मैप में भी देखेंगे तो ये चीज़ आपको अगले मैप में दिख जाएगी। पेज नंबर 146 में ये मैप दिखाया गया है, ये आपको दिख रहा है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा जूम किया हुआ है, ये आपको नीचे गल्फ ऑफ मैक्सिको समझ में आ रहा है ना। इसके बाद ये सारे के सारे जो रीजन्स हैं यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, है ना। इसमें बिल्कुल साउथ की तरफ पे आपको देखने को ये चीज़ नहीं मिल रही है, जैसे ब्लैक प्रेरीज है, रेड प्रेरीज ऑफ ओक्लाहोमा, है ना, मिसिसिपी का जो फ्लड प्लेन है वहाँ पर, एटलांटिक कोस्टलाइन जो है वहाँ पर, यहीं पर सिर्फ और सिर्फ आपको क्या देखने को मिल रही है, कॉटन ज़्यादा उगेगी, है ना। इसके ऊपर देखिए आपको ये पूरा का पूरा कॉटन बेल्ट है, मतलब इतने एरिया में कॉटन हो रही है। ये ऊपर कॉर्न बेल्ट है, इधर वीट बेल्ट है ना। तो ऐसे अलग अलग सारी की सारी बेल्ट है। ये वीट बेल्ट आपको याद होगा, हमने पिछले चैप्टर में जब हम बात कर रहे थे प्रेरीज की, वहां पर हमने देखा था कि ये ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड है। यहाँ पर बेसिकली आपका बहुत ज़्यादा क्या होता है, वीट वगैरह उगता है इस रीजन में, है ना। ये आपका बेसिकली वो वाला रीजन हो गया। तो आई होप यहाँ तक आप समझे। अब आगे देखिए, जनरली स्पीकिंग द बेस्ट कॉटन कम्स फ्रॉम द मैरीटाइम डिस्ट्रिक्ट्स वेयर द सी ब्रीजेस एंड द वार्मिंग इफेक्ट ऑफ द ओशन आर मोस्ट स्ट्रांगली फेल्ट। यानी कि जो बेस्ट कॉटन है, जो सबसे अच्छी प्रकार की कपास या कॉटन देखने को मिलती है, वो मैरीटाइम डिस्ट्रिक्ट से, यानी कि ऐसे राज्यों से आती है जो कि बॉर्डर पे है, मतलब वाटर के कोस्टल एरियाज के पास है, जहां पर सी ब्रीज भी चल रही है, ओशन का थोड़ा सा वार्मिंग इफेक्ट भी है, वो सबसे ज्यादा रहता है।
द सी आइलैंड कॉटन ग्रोन इन द आइलैंड्स ऑफ द कोस्ट ऑफ जॉर्जिया एंड साउथ कैरोलिना इज लॉन्ग स्टेपल्ड। इसका जो फाइबर होता है वो भी दो प्रकार का है। एक तो लॉन्ग स्टेपल होता है, मतलब जो फाइबर है वो लगभग 1.5 से लेकर 2.3 इंच तक लेंथ में होता है, एंड इट इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड। और इनलैंड की अगर हम बात करें, यानी कि अगर हम लैंड की तरफ को चले तो वहां पर जो स्टेपल है वो थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, उसकी लेंथ होती है लगभग 1 इंच के आसपास की। दिस इज द टिपिकल ऑफ द बल्क ऑफ द अमेरिकन कॉटन। तो ज्यादातर जो अमेरिका का कॉटन है वो कैसा है, ये वाला लॉन्ग शॉर्ट स्टेपल वाला है ना, क्योंकि वो अंदर के रीजन में पाया जा रहा है। Besides the problem of soil exhaustion and erosion caused by prolonged cotton cultivation, the most dreaded enemy of the cotton belt is the boll weevil। यानी कि एक तो ये प्रॉब्लम है कि बहुत ज़्यादा लंबे समय तक अगर कॉटन की ही खेती की जाएगी तो सॉइल एग्जॉस्ट हो जाएगी, मतलब उसके न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाएंगे, इरोजन वगैरह भी हो सकता है ना। तो एक तो ये प्रॉब्लम है ही है, साथ ही साथ इस कॉटन बेल्ट की जो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है या जो इसका सबसे बड़ा दुश्मन है वो है ये बॉल वीवल। ये बॉल वीवल एक तरीके का पेस्ट होता है, ठीक है। ये आपको अगर याद है, आप लोगों ने एनवायरनमेंट में पढ़ा होगा कि एक बीटी कॉटन बनाया गया है, दैट इज एक जेनेटिकली मॉडिफाइड एक जीन बनाया गया है कॉटन का, दैट इज नोन एज बीटी कॉटन। और वो एक इस तरीके के ही पेस्ट को, जिसको हम पिंक बॉलवॉर्म के नाम से जानते हैं, उसको भगाने के लिए या उससे उसको रेजिस्टेंट बनाने के लिए वो सारा का सारा जो जेनेटिकली मॉडिफिकेशन है वो किया गया है। तो ये वही बॉल वीवल है। अब ये जो पेस्ट है ये इतनी जल्दी मल्टीप्लाई होता है दैट अ पेयर ऑफ बॉल वीवल्स इफ लेफ्ट अनचेक्ड विल ब्रीड ओवर 10 मिलियन ग्रब्स विद इन अ सिंगल सीजन। यानी कि इसकी जो ग्रोथ रेट है वो भी बहुत तेज है ना, वो एक ही सीजन में 10 मिलियन तक भी पहुंच सकता है। द पेस्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेस्टवर्ड माइग्रेशन ऑफ द कॉटन बेल्ट। और इसकी वजह से क्या हुआ है कि ये जो कॉटन बेल्ट है ये थोड़ा सा वेस्ट की तरफ को शिफ्ट हुई है। ये पहली बार देखने को मिला था 1892 में ईस्टर्न यूएसए में, जब इसने सी आइलैंड कॉटन पर अटैक किया था। सी आइलैंड कॉटन मतलब वही जो कोस्ट के पास हो रही है वो वाली। तो एरियल स्प्रेइंग विद इंसेक्टिसाइड्स एंड द थॉरो बर्निंग ऑफ ओल्ड कॉटन स्टॉक्स हैव बीन फाउंड इफेक्टिव इन एलिमिनेटिंग द बॉल वीवल। तो ये भी कुछ तरीके हैं जिनसे इसको भगाया जा सकता है, मतलब इंसेक्टिसाइड्स वगैरह इस पर छिड़के जाए या जो पुराने कॉटन के स्टॉक्स हैं उनको जला दिया जाए, तो उससे भी क्या होगा कि ये बॉल वीवल खत्म हो सकता है। तो ये कुछ इन्होंने तरीके इस पे अपनाए हैं। अब इसके बाद जो अगली क्रॉप आती है, अनदर इंपॉर्टेंट क्रॉप ऑफ द गल्फ टाइप ऑफ क्लाइमेट इज टोबैको, यानी कि तंबाकू। अनदर इंटरेस्टिंग क्रॉप क्लोजली एसोसिएटेड विद द गल्फ टाइप ऑफ क्लाइमेट इज टोबैको, विच इंसिडेंटली इज ऑल्सो अ नेटिव क्रॉप ऑफ अमेरिका। तो ये भी अमेरिका के ही नेटिव क्रॉप है। नेटिव क्रॉप का मतलब होता है जो क्रॉप का इंट्रोडक्शन वहीं पर हुआ हो, जो पहले से वहीं पर उग रही हो, दैट इज नोन एज नेटिव। तो अमेरिका की नेटिव क्रॉप एक ये भी है, दैट इज टोबैको। एक तो हमने मेज देखा था, कॉर्न है ना, मक्का भी यहीं का है और टोबैको भी यहीं का है। दो इट इज कल्टिवेटेड इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड द फिनिश्ड प्रोडक्ट्स रेंज फ्रॉम टर्किश टोबैको टू हवाना सिगार्स एंड मलेशियन चिरुट्स, देयर इज नन सो यूनिवर्सली नोन एज द वर्जीनिया टोबैको। यानी कि हालांकि जो ये टोबैको वगैरह है ये सब जगह उगता है ना, बहुत सारे वर्ल्ड के मैनी पार्ट्स में इसको उगाया जाता है, लेकिन जो वर्जीनिया टोबैको है उसकी क्वालिटी बहुत बढ़िया है, इसीलिए उसको यूनिवर्सली वो जाना जाता है। इट इज द रॉ मटेरियल फ्रॉम विच मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स सिगरेट्स आर ब्लेंडेड टू सूट द स्मोकर्स टेस्ट, है ना। तो ये जो वर्जीनिया टोबैको है ये रॉ मटेरियल है, ये कच्चा माल है जिससे वर्ल्ड्स की जो ज्यादातर सिगरेट वगैरह है उनमें ये इसको भरा जाता है ना। सिगरेट के अंदर क्या होता है, तंबाकू होता है, तो वो यही तंबाकू है। मतलब लोकल वाली सिगरेट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जो हाई क्वालिटी की होंगी उनकी बात है। द ह्यूमिड एटमोस्फेयर, द वार्मथ एंड द वेल ड्रेन्ड सॉइल्स ऑफ द गल्फ स्टेट्स इनेबल टोबैको टू बी सक्सेसफुली कल्टिवेटेड इन मेनी ऑफ द ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ यूएसए, जैसे कि वर्जीनिया, मैरीलैंड, जॉर्जिया, नॉर्थ एंड साउथ कैरोलिना, केंटुकी एंड टेनेसी। यहाँ पर जो है ये टोबैको बहुत ज़्यादा हो रहा है। क्यों? क्योंकि एक तो यहाँ का ह्यूमिड एटमोस्फेयर है, यानी कि एटमोस्फेयर में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है। दूसरा जो वार्म है, यहाँ पर का जो वेदर है वो वार्म है, और साथ ही साथ यहाँ की जो मिट्टी है वो काफ़ी वेल ड्रेन्ड है, मतलब उसमें पानी अटकता नहीं है, सच पानी सारा का सारा उसके थ्रू निकल जाता है। तो ये सारे के सारे जगहों पर जो है इसीलिए टोबैको जो है काफ़ी ज़्यादा कल्टिवेटेड हो रहा है। नो लेस देन हाफ द टोबैको दैट एंटर्स इंटरनेशनल ट्रेड कम्स फ्रॉम दीज स्टेट्स। यानी कि जितना भी विश्व में टोबैको का ट्रेड हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो रहा है, उसमें से आधा टोबैको लगभग यहीं से आता है।
Regardless of the views that doctors and school teachers may hold, cigar and cigarette smoking has long been a universal habit that cannot be dispensed with. यानी कि आपने ये चीज़ सुनी होगी, पढ़ी होगी कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, लेकिन फिर भी ये वहाँ के लोगों की क्या मतलब, ऑब्वियसली ये यूनिवर्सल एक आदत है जो जाती है इससे इतनी जल्दी नहीं है, ठीक है। इट इज़ द बेसिस ऑफ एन इंडस्ट्री एंड प्रोवाइड्स थ्रू ड्यूटी अ वैल्यूएबल सोर्स ऑफ इनकम टू द गवर्नमेंट। और ये एक इंडस्ट्री का एक बेस भी है, और इससे क्या है कि जो इस पर ड्यूटी वगैरह लगती है ना, जो सेस वगैरह जो ड्यूटी वगैरह इसके ऊपर लगती है, उससे सरकार को काफ़ी ज़्यादा क्या मिलता है, इनकम वगैरह भी मिलती है ना। तो ये भी एक सोर्स ऑफ इनकम है सरकार के लिए। तो ये चीज़ें बंद तो हो भी नहीं सकती, हालांकि सेहत वगैरह के लिए अच्छी नहीं है। अगर आप जागरूक हैं तो आप इन चीज़ों से दूर होंगे, बिल्कुल होंगे, है ना। और अगर मान लीजिए कोई इनके शिकार है भी, तो मैं उनसे यही गुजारिश करूँगा कि आप इन चीज़ों को जितना जल्द से जल्द हो सके अपनी ज़िंदगी से दूर कर सकें, उतना जल्दी कर दीजिए, क्योंकि ये आपकी सेहत के लिए, आपकी परिवार की सेहत के लिए, पर्यावरण के लिए, सबके लिए बेहतर रहेगा। अदरवाइज सब चीज़ें जो है वो फिर धीमे धीमे ख़राब हो रही हैं। अभी हो सकता है कि आप लोगों में से कुछ लोग इसके शिकार हों, मे बी, है ना। आई एम नॉट सेइंग कि होंगे ही होंगे, बट मे बी हो सकते हैं। तो उनको ये चीज़ पता अभी नहीं चल रही है। अभी थोड़ा सा क्या है कि बॉडी नहीं है, जवान है, खून अभी बन रहा है, तो चीज़ों को आप बेयर कर सकते हैं। बट जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती चली जाएगी, आप 30+ 40+ होते चले जाएंगे, तो आपको अपनी सेहत में एकदम से एक डाउनफॉल होना दिखने लगेगा। तो इसलिए छोटी उम्र में अगर आपको इन चीज़ों की किसी की लत लग गई है, कभी कभी हो जाता है ऐसा, तो उसको आप थोड़ा सा दूर करने की कोशिश करें। बाकी तो आप सब लोग जो है वो खुद ही काफ़ी जानकार हैं। तो चलिए, हमने ये 2 तरीके के जो थे, मतलब जो गल्फ़ एरिया की बात थी, गल्फ़ टाइप ऑफ क्लाइमेट में, वहाँ पर हमने देखा कि कॉर्न यानी कि मेज़, मक्का उग रहा है, कॉटन यानी कि जो हमारी कपास है वो उग रही है, और तीसरा है टोबैको यानी कि तंबाकू। अब हम बात करेंगे ईस्टर्न मार्जिन ऑफ द सदर्न हेमिस्फीयर के, वहाँ पर क्या क्रॉप कल्टिवेशन हो रहा है उसके बारे में बात करेंगे। अ क्लोज लुक एट द इकोनॉमिक मैप ऑफ द सदर्न हेमिस्फीयर विल एट वंस रिवील द एग्रीकल्चरल इंपॉर्टेंस ऑफ इट्स ईस्टर्न मार्जिन्स विच एक्सपीरियंसेस अ नटल टाइप ऑफ क्लाइमेट। यानी कि हम यहाँ के अगर इन एरियाज के इकोनॉमिक मैप पर अगर एक नज़र दौड़ाएंगे तो हमें एक ही बार में पता लग जाएगा कि यहाँ पर किस किस तरीके की चीज़ें देखने को मिलती है, या फिर एग्रीकल्चर का इन रीजन्स में क्या इंपॉर्टेंस है। द वार्म मॉइस्ट समर्स एंड फ्रॉस्ट फ्री विंटर्स नॉट ओनली सपोर्ट मेनी क्रॉप्स बट ऑल्सो एनिमल्स। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि वार्म मॉइस्ट समर है, गर्मी जो है वो थोड़ा सा वार्म है और मॉइस्ट है क्योंकि बारिश होती है, और विंटर्स में फ्रॉस्ट फ्री है, विंटर्स में फ्रॉस्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे कोस्टल रीजन्स में है, तो विंटर मैंने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा ठंड नहीं है, तो फ्रॉस्ट नहीं होगा। तो इसीलिए यहाँ पर बहुत सारी क्रॉप्स भी उगती हैं और एनिमल्स भी पाए जाते हैं। अगर हम नटाल के कोस्ट लैंड्स की बात करें तो वहाँ पर केन शुगर इज द डोमिनेंट क्रॉप फॉलोड बाय कॉटन एंड टोबैको इन द इंटीरियर। यानी कि कोस्टल रीजन में आपको गन्ने की खेती मिल जाएगी। उसके बाद अगर आप अंदर की तरफ को चलेंगे कॉन्टिनेंट में, तो वहाँ पर कॉटन यानी कि कपास और टोबैको तंबाकू यहाँ पर देखने को मिलेगा। रिसेंट एक्सपेंशन ऑफ दीज क्रॉप्स हैज कम अबाउट विद इम्प्रूव्ड इरिगेशन। और धीमे धीमे इनका जो एक्सपेंशन हुआ है कि क्रॉप्स ज़्यादा दूर तक अब ये उगाई जाने लगी हैं, उसके पीछे कारण है इम्प्रूव्ड इरिगेशन। मतलब जो सिंचाई की व्यवस्था है वो बेहतर हो गई है, तो इसलिए अब ये ज़्यादा दूर तक उगाई जा सकती है। मेज इज एक्सटेंसिवली कल्टिवेटेड फॉर यूज बोथ एज मीली एंड इम्पॉर्टेंट फूड आइटम फॉर अफ्रीकन्स। यानी कि जो मेज है, जो मक्का है, उसको ये दोनों पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, यानी कि खुद के खाने के लिए भी, और सिलेज यानी कि एज अ एनिमल फॉडर फॉर कैटल रियरिंग। जैसे हमने पीछे बात करी थी जब हम यूएसए की बात कर रहे थे, तो वहाँ पर मेज का कंजम्पशन, ह्यूमन कंजम्पशन बहुत कम था। वो लोग ज़्यादातर अपने कैटल्स को और पिग्स को ये खिला रहे थे, लेकिन अफ्रीका में ऐसा नहीं है, है ना। ये जो नटाल वाला रीजन है, यहाँ पर मक्के को खुद भी खाया जा रहा है एज मिली, और सिलाज के रूप में इनको एनिमल फॉडर कैटल रियरिंग के लिए भी दिया जा रहा है। But in comparison with the maize yield of the cotton belt of USA, the African yield is rather low, often only half. लेकिन अगर हम yield की बात करें, पैदावार की बात करें और कंपैरिजन करें अफ्रीका का USA की जो कॉर्न बेल्ट है वहाँ से, तो USA में जो है काफ़ी ज़्यादा इसकी पैदावार हो रही है, और अफ्रीका की जो पैदावार है वो लगभग USA की आधी है। इंप्रूवमेंट किए जा सकते हैं, इंप्रूवमेंट्स कैन बी मेड इफ फार्मर्स अटेम्प्ट सम फॉर्म ऑफ क्रॉप रोटेशन। अगर फार्मर जो है किसी प्रकार की क्रॉप रोटेशन जो है उसको अगर क्या करते हैं, अडॉप्ट करते हैं, तो इसकी जो इम्प्रूवमेंट है यील्ड वगैरह में वो पाई जा सकती है।
क्रॉप रोटेशन वगैरह क्या होता है कि एक ही खेत में आप अलग अलग जगह पर दो फसल उगा रहे हैं, दैट इज नोन एज द क्रॉप रोटेशन। तो उससे क्या है कि न्यूट्रिएंट्स का बैलेंस वगैरह जो है बना रहता है। तो इससे क्या होगा कि सॉइल का एग्जॉशन जो है, रैपिड रेट में जो सॉइल का एग्जॉशन है वो अरेस्ट हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगा। सॉइल का एग्जॉशन मतलब वही है कि सॉइल के जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह खत्म हो रहे हैं वो थोड़ा सा कम हो जाएंगे। साथ ही साथ साइंटिफिक मैन्योरिंग एंड बेटर मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन से भी यील्ड जो पैदावार है वो बढ़ सकती है। तो ये हो गया अफ्रीका की बात। अब चलेंगे साउथ अमेरिका की तरफ, जहां पर रेनफॉल 40 इंच से कम हो रही है। देयर इज मच ग्रासलैंड ऑन विच मेनी कैटल एंड शीप आर केप्ट फॉर मीट, वूल एंड हाइड्स। यानी कि वहां पर ऐसी जगह जहां पर रेनफॉल 40 इंच से कम है तो वहां पर क्या होगा, ज्यादातर घास के मैदान होंगे, ग्रासलैंड होगी। और अगर ग्रासलैंड होगी तो वहां पर फिर कैटल और शीप जो है वो रखे जाएंगे ताकि वो घास खाएंगे और बाद में फिर उनको खाया जाएगा, है ना, उनका मीट की तरह यूज करेंगे। वूल उसमें से मिलेगा, हाइड वगैरह जो है, स्किन वगैरह जो है उनकी वो मिल जाएगी। तो इट इज द कंटिन्यूएशन ऑफ द अर्जेंटीनियन पैम्पास। अब आप याद कीजिए, ये जो बात हमने बताई आपको लगभग वो अर्जेंटीनियन पैम्पास है, अर्जेंटीना का जो हमने पिछले चैप्टर में बात की थी, पैम्पास ग्रासलैंड, है ना। अब वहां का ये एक्सटेंशन पार्ट है, मतलब ये जो मैं बात कर रहा हूं, ये पैराग्वे और ये पैराना यूरुग्वे वाले जो बेसिन था नॉर्दर्न अर्जेंटीना, ये उसका कंटिन्यूएशन है। द माइल्ड विंटर्स मीन दैट द एनिमल्स कैन बी केप्ट आउट ऑफ द डोर्स ऑल द टाइम। अब विंटर कैसे है, माइल्ड है, बहुत ज्यादा सर्दी नहीं है। इसका मतलब एनिमल्स को जो है घर से बाहर हमेशा रखा जा सकता है। एनिमल्स को अंदर बांधने की, अंदर उनको किसी बंद जगह पर रखने की जरूरत नहीं है। द एक्सटेंसिव नेचुरल पास्चर्स प्रोवाइड वैल्यूएबल फोरेज फॉर बोथ कैटल एंड शीप। नेचुरल पास्चर्स मतलब वही जो घास के मैदान वगैरह है, वहां पर क्या हो रहा है कि पास्चर्स वगैरह काफी ज्यादा है ना। पास्चर्स मतलब वही जो घास के मैदान है, वहां पर कैटल के लिए और शीप वगैरह के लिए भी फॉरेज मिल रहा है, मतलब चारा वगैरह जो है वो काफी ज्यादा मिल रहा है। द प्रोडक्ट्स फ्रॉम दीज टू काइंड्स ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स account for over 3/4 of the annual exports of Uruguay. Product of these kind of domesticated animal मतलब इनसे जो मीट मिलेगा या जो डेयरी का कुछ प्रोडक्ट वगैरह बनेगा, उसका एक्सपोर्ट 3/4 ऑफ द एनुअल एक्सपोर्ट्स ऑफ यूरुग्वे, यानी कि यूरुग्वे में से जितना भी एक्सपोर्ट होता है पूरे साल में, उसका 3/4 जो है वो इन्हीं एनिमल्स के प्रोडक्ट को से मिलता है। द रिमेनिंग एक्सपोर्ट्स कम मेनली फ्रॉम व्हीट एंड फ्लेक्स, है ना। बाकी जो एक्सपोर्ट हो रहा है वो या तो व्हीट है या फिर फ्लेक्स है। फ्लेक्स बेसिकली एक प्रकार के सीड्स होते हैं। फर्दर नॉर्थ इन सर्दर्न ब्राजील, अब ये अर्जेंटीना से ऊपर को आप चलेंगे तो जो सर्दर्न ब्राजील वाला एरिया है वहां पर रेनफॉल थोड़ा सा बढ़ जाएगी, 40 इंच से ज्यादा रेनफॉल हो जाएगी। और फॉरेस्ट जो है दे ग्रेजुअली रिप्लेसेस ग्रास। अब ग्रास को वो रिप्लेस करेंगे और वहां पर अब फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। तो इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन वहां पर क्या है कि यार्बा मेट, हमने ये पीछे भी देखा था कि यार्बा मेट वहां पर उगाया जाता है, जो है जिसके पत्ते से क्या बनाई जाती है, पराग्वे टी। एंड द लुम्बरिंग ऑफ आरोकेरिया एंड पराना पाइन, है ना, इनकी लुम्बरिंग की जाती है, मतलब वही कॉमर्शियल यूज के लिए इनका कटिंग वगैरह की जाती है, वो चीजें। कैटल और शीप जो है इनको पाला जाता है। एंड मेज एंड केन शुगर आर गुण, मक्का यहां पर भी उगता है, केन शुगर यानी गन्ने की खेती यहां पर भी हो रही है। ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो वहां पर जो मॉइस्ट ट्रेड विंड्स हैं, दे ब्रिंग हैवी रेनफॉल टू द कोस्ट। कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स में वो बहुत ज्यादा बारिश लाते हैं। एंड दीज आर थिकली वुडेड, और वहां पर क्या है कि बहुत ज्यादा घने जंगल आपको देखने को मिलेंगे। जाइंट यूकेलिप्टस के पेड़ है, दे राइज वन अबव द अदर राइट अप द ईस्टर्न हाईलैंड्स, यानी कि ईस्टर्न हाईलैंड्स में आप देखेंगे कि यूकेलिप्टस के बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं और वो ऐसे लग रहे हैं कि वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ने को तैयार है, मतलब एक दूसरे से भी ज्यादा हाइट में बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन जब यहां पर कुछ यूरोपियन इमिग्रेंट्स आते हैं तो मच ऑफ द फॉरेस्ट हैज बीन क्लियर्ड फॉर सेटलमेंट एंड डेयरिंग। तो यहाँ पर क्या किया गया कि जगह, अब जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनको रहने के लिए जगह चाहिए, तो उन्होंने जंगल काटने शुरू करे, है ना, सेटलमेंट के लिए, डेयरी वगैरह के लिए उन्होंने ये काटने शुरू करे। तो जो ईस्टर्न मार्जिन था न्यू साउथ वेल्स का, वॉज इन फैक्ट द अर्लीस्ट पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट टू बी कॉलोनाइज्ड, यानी कि सबसे पहले जो है न्यू साउथ वेल्स का जो ईस्टर्न पार्ट था वहां पर कॉलोनी वगैरह बननी शुरू हुई, बिगनिंग विद पोर्ट जैक्सन, द प्रेजेंट साइट ऑफ सिडनी, यानी कि जहां पर आज की डेट में सिडनी है वहां पर। The region is now the chief source of Australia's milk, butter and cheese, besides cotton, cane sugar and maize, which are increasingly grown in the north. यानी कि ये जो साउथ वाला रीजन है, जो ईस्टर्न वाला रीजन है, वहां पर आपको मिल्क, बटर और चीज, इस तरीके के डेयरी प्रोडक्ट्स जो है वो देखने को मिल जाएंगे। और अगर हम थोड़ा सा नॉर्थ की तरफ को चलेंगे तो वहां पर आपको कॉटन, केन शुगर यानी कि गन्ना और मेज, ये चीजें आपको वहां पर ज्यादा उगती हुई दिखाई देंगी, कहां पर, नॉर्दर्न रीजन में। तो आई होप चीजें बिल्कुल क्लियर है।
कहीं पर कोई डाउट तो मुझे तो नहीं लगता कि कहीं पर कोई डाउट की कोई गुंजाइश है, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप लोग जो है ज़रूर हमारे जो भी एडुकेट प्लेटफॉर्म्स हैं, प्रॉपर प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे वो टेलीग्राम हो, चाहे कमेंट, आप वीडियो के नीचे अगर आप वेबसाइट पर भी वीडियो देख रहे हैं, कोर्स में अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो उसके नीचे भी कमेंट का एक ऑप्शन होता है, ठीक है, वहां पर भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं। उन कमेंट्स के भी रिप्लाई हम लोग जो है आपको जो भी है वो ज़रूर देंगे। तो ये चैप्टर हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हमारे इस बुक के, इस कोर्स के जो है सिर्फ 4 चैप्टर बचे हुए हैं। हम कोशिश करेंगे कि उनको भी जल्द से जल्द आप लोगों के लिए कंप्लीट कर दिया जाए। तो कंटेंट रिलेटेड अगर आपको डाउट है तो आप हमारा टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, ओकुल जीएस यूपीएससी डिस्कशन फोरम। अगर आपने पहले से ज्वाइन किया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो आप इसको टेलीग्राम में सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं और अपने कोई भी डाउट्स वगैरह है तो यहाँ पर आप हमसे पूछ सकते हैं। फुल कोर्स में आप लोगों ने तो एनरोल किया ही हुआ है, तभी आप लोग ये वीडियोस देख पा रहे हैं। अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ भी जो कोर्स के लिंक है जिसके थ्रू आप लोगों ने एनरोल किया है वो आप शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि उन लोगों को भी इसका फ़ायदा मिल सके और फिर आप लोगों के बीच में एक हेल्दी कंपटीशन होगा तो वो जो है एक बेटर आप लोगों की प्रिपरेशन करा सकता है। टेक्निकल क्वेरी अगर आपको कोर्स को एक्सेस वगैरह करने में कुछ भी आ रही है, कोई भी चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही है, तो आप हमसे हमारी ओकुल हेल्प डेस्क की ईमेल आईडी support@okul.co पर संपर्क कर सकते हैं, या फिर आप अपने फीडबैक से सजेशन हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन या ट्विटर के थ्रू भी हम तक पहुंचा सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे अगले लेक्चर में, नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।